हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस क्या होता है और हीमेटोमा क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे कि थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी ब्लड क्लॉट होता है या सॉलिड मास का फॉर्मेशन होता है, अगर वो ब्लड वेसल के अंदर हो जाता है, आर्टरी या वेन के अंदर होता है, तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, यानी कि जब ब्लड क्लॉट जो होता है, जो खून जम जाता है ना, प्लेटलेट की वजह से या कोएगुलेटिव फैक्टर की वजह से, और वो खून जम कर अगर वो ब्लड वेसल्स में वो खून जमता है तो उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही खून अगर वेसल्स के बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा वेसेशन होता है उसका आर्टरी और वेन के बाद बाहर टिश्यू में अगर ये ब्लड का क्लॉट होता है तो उसको हम हीमेटोमा बोलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बोसिस एंड हीमेटोमा, है ना। तो ये जो थ्रोम्बोसिस होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो कोई भी टाइप की अगर हमको इंजरी होती है तो तुरंत ही वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होकर और कोएगुलेटिव फैक्टर वहाँ पे आकर और तुरंत ब्लड का कोएगुलेशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कुछ एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो भी अननेसेसरी वहाँ पे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम आज पढ़ना है। वो एबनॉर्मल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो डिफरेंट टाइप के डिसीज़ को प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशंस को प्रोड्यूस करती है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में अगर थ्रोम्बोसिस हो रहा है तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर बॉडी टू प्रिवेंट द अननेसेसरी ब्लीडिंग। बट अगर एबनॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, चाहे वो एक्सेसिव क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से हो रहा हो, चाहे रीज़न जो भी हो वो आगे हम देखेंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि थ्रोम्बोसिस और हीमेटोमा के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद अगर हम उसके टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप के ये थ्रोम्बोसिस होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मली भी होता है कि जब इंजरी होती है तब बॉडी को ज़रूरत होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, प्लेटलेट्स की, ताकि वो ब्लड को क्लॉट कर सके। इट इज़ नॉन एज नॉर्मल थ्रोम्बोसिस। लेकिन एबनॉर्मल कब बोला जाता है कि जब मैंने आपको बताया कि जब ज़रूरत नहीं है, कोएगुलेटिव फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से प्लेटलेट ज़्यादा एग्रीगेट हो रही है और उसकी वजह से अगर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो वो इट इज़ नॉन एज एबनॉर्मल थ्रोम्बोसिस। ठीक है, दूसरे अगर 2 टाइप पढ़े तो वो है वेनस एंड आर्टेरियल। ठीक है, जो थ्रोम्बोसिस वेन में होता है उसको हम वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और जो आर्टरी में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस। और जो हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, यानी कि हार्ट को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है थ्रोम्बोसिस की वजह से, स्ट्रोक, ब्रेन में नहीं मिलता है ब्लड सप्लाई, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है थ्रोम्बोसिस की वजह से, तो ये सब एग्जांपल है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के। ठीक है, हार्ट में और जो ब्रेन में जो थ्रोम्बोसिस होता है वो आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का एग्जाम्पल है, जबकि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो वेनस थ्रोम्बोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल मैंने आपको बताया इंजरी के बारे में, एबनॉर्मल जो है वो इम्पेयर्ड कोई भी कोएगुलेटिव फैक्टर की वजह से या ज़्यादा प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से, है ना। तो ये सभी हम उसके टाइप्स देखे। उसके बाद हम देखेंगे उसके पॉजिटिव फैक्टर्स की। थ्रोम्बोसिस जो एबनॉर्मल की बात कर रही हूँ कि एबनॉर्मल जो थ्रोम्बोसिस होता है उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो उसके मेनली 5 पॉजिटिव फैक्टर्स है। उसमें से 3 आपको याद रखने हैं। वर्चोस्ट्राइड, ये एमसीक्यू में भी ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वर्चोस्ट्राइड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये 3 जो फैक्टर है वो पॉजिटिव फैक्टर है एबनॉर्मल थ्रोम्बोसिस के। तो उसमें आपको याद रखना है हीस H फॉर हाइपर कोयागुलेटी, मतलब ब्लड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जमता है, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है। देन सेकेंड इज़ इंजरी टू ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल के एंडोथेलियम की जो इंजरी होती है उसके वजह से हो सकता है। और थर्ड वन इज़ स्टेसिस यानी कि ये ब्लड फ्लो से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। स्टेसिस यानी कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो कैसा होता है, लेमिनार ब्लड फ्लो होता है, यानी कि जो
प्लाज्मा होता है वो एंडोथेलियम के नज़दीक में फ़्लो होता है, और जो बाकी जो WBC, प्लेटलेट वो सब होते हैं वो मिडल पार्ट में होते हैं, सेंट्रली फ़्लो करते हैं। लेकिन स्टेसिस में ब्लड फ्लो धीमा होने की वजह से, स्लो होने की वजह से ये जो प्लेटलेट है वो एंडोथेलियम के नज़दीक में फ़्लो होने लगते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे प्लेटलेट वगैरह एग्रीगेशन होती है और फिर कोएगुलेशन होता है। तो दैट इज़ नॉन एज वर्चुअल स्ट्रैंड हिस। ठीक है। अब फोर्थ फैक्टर, कॉजेटिव फैक्टर जो है थ्रोम्बोसिस के लिए, वो है रोल ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या रोल है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। फिर है ऑल्टर्ड कोएगुलेटिव फैक्टर्स। जो कोएगुलेटिव फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर उसमें कुछ ऑल्टरेशन होता है, वो एक्सेसिव काम करते हैं या उनका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, तो भी ये एबनॉर्मल थ्रोम्बोसिस होता है। फिर अब हम पढ़ेंगे हाउ एंडोथेलियम प्रिवेंट फ्रॉम एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, यानी कि एबनॉर्मल थ्रोम्बोसिस को एंडोथेलियम कैसे मदद करता है, मतलब एबनॉर्मल थ्रोम्बोसिस ना हो उसके लिए एंडोथेलियम नॉर्मल कंडीशन में कैसे प्रिवेंट करता है। तो एंडोथेलियम जो होता है, एंडोथेलियम जो सबसे अंदर का लेयर होता है वेसल्स का, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेइन हो, तो वो जो एंडोथेलियम होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटी प्लेटलेट फैक्टर। ये एंटी प्लेटलेट फैक्टर जो होता है ना, एंटी प्लेटलेट फैक्टर के एग्जाम्पल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर प्रोस्टासाइक्लिन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये सभी जो प्रोड्यूस होते हैं वो एंडोथेलियम की मदद से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये सब एंडोथेलियम प्रोड्यूस करता है, तो इस तरह से वो प्रिवेंट करता है। एंटी प्लेटलेट यानी कि वो प्लेटलेट को जमने नहीं देगा। ठीक है, फिर इसी तरह से एंडोथेलियम एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर को भी प्रोड्यूस करता है। एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर के एग्जांपल हैं हिपेरिन, थ्रोम्बोड्यूलिन। और ये जो एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कोएगुलेटिव फैक्टर को। कोएगुलेटिव फैक्टर 2, 9, 10 को इनहिबिट करता है हिपेरिन, और कोएगुलेटिव फैक्टर 5 और 8 को क्या करते हैं, इनहिबिट करता है थ्रोम्बोड्यूलिन, है ना। वो इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है। थ्रोम्बोड्यूलिन कैसे करता है कि वो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन सी एंजाइम को, और ये प्रोटीन सी एंजाइम है वो फिर इनहिबिट करता है कोएगुलेटिव फैक्टर 5 और 8 को। इस तरह से वो कोएगुलेशन होने से बचा लेता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बोसिस, मतलब किस तरह से थ्रोम्बोसिस बनता है। तो देखो, इसमें दो ही चीज़ें हो सकती है, एक तो कोएगुलेटिव फैक्टर या प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा हो रहा होगा, और दूसरा एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर और एंटी प्लेटलेट फैक्टर जो होते हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो सबसे पहले देख लेंगे जो हमने पहला कोएगुलेटिव फैक्टर पहला जो पॉजिटिव फैक्टर देखा था, दैट इज़ हाइपर कोएगुलेटी, थ्रोम्बोफिलिया जिसको बोलते हैं। अब ये जो होता है वो हेरिडेटरी भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो देखते हैं कि हाइपर कोएगुलेटी मतलब ब्लड क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जमता है, ऐसा क्यों होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि उसके कॉज है एक तो ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है कि ब्लड की जो कोएगुलेशन कैपेसिटी होती है वो दूसरी एज के कंपैरिजन में, यंग एज के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, इसलिए ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा कोएगुलेशन होता है उसका। देन सेकंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करता है, एंडोथेलियम का इंजर्ड करता है, इसकी वजह से जो एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर और एंटी प्लेटलेट फैक्टर है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से। देन ओसीपी हार्मोनल पिल्स हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, ब्लड कोएगुलेशन को स्टिम्युलेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी वजह से उसका कोएगुलेशन बढ़ जाता है। ओबेसिटी, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन सेकेंड जो पॉजिटिव फैक्टर है, इट इज़ इंजुरी टू ब्लड वेसल एंडोथेलियम। ठीक है, ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियम होता है उसकी जो इंजुरी है वो कैसे हो सकता है। तो ब्लड वेसल की इंजुरी होती है तो उसकी वजह से मैंने आपको अभी जो बताया था कि एंडोथेलियम एंटी प्लेटलेट का प्रोडक्शन करता है, एंटी प्लेटलेट फैक्टर जैसे कि अभी हमने देखा था नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये सभी का प्रोडक्शन करता है। एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर यानी कि हिपेरिन है ना, ये सभी का प्रोडक्शन भी वो करता है। फिर वॉन व्हील ब्रांड फैक्टर है, ये सभी एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर है। लेकिन अगर एंडोथेलियम में इंजरी होती है तो ये सभी एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर का प्रोडक्शन कम हो जाता है। देन
सेकेंड इज़ मोर प्रोडक्शन ऑफ कोएगुलेटिव फैक्टर्स। अब मोर प्रोडक्शन कैसे होगा, तो कोएगुलेटिव फैक्टर इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे इंजरी होने से एक प्लेटलेट आएगी, वो दूसरे प्लेटलेट को बुलाएगी, वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, फिर वो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने की वजह से वो जो कैस्केड पाथवे आगे आएगा वो स्टिमुलेट होगा और वो फिर कोएगुलेटिव फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लड वेसल की इंजरी होने की वजह से जो एंटी प्लेटलेट और एंटी कोएगुलेटिव फैक्टर का कम प्रोडक्शन होता है, जबकि कोएगुलेटिव फैक्टर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड फैक्टर जो पॉजिटिव फैक्टर है, इट इज़ स्टेसिस और ऑल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो। स्टेसिस तो मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड फ्लो धीमा हो जाना, उसकी वजह से प्लेटलेट जो होती है वो सेंट्रली उसका मूवमेंट होने की जगह वो कहाँ पे एंडोथेलियम के नज़दीक में एग्रीगेट होने लगती है, उसका वहाँ पे एडेशन होकर वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन और फिर थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा। जबकि ऑल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो का मतलब होता है अनइक्वल ब्लड फ्लो, और अनइक्वल मतलब कोई भी डायरेक्शन में होने लगता है फिर ब्लड फ्लो, और उसकी वजह से फिर एंडोथेलियम में इंजरी होती है। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो है पॉजिटिव, दैट इज़ प्लेटलेट। तो प्लेटलेट कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी, तो ड्यू टू एंडोथेलियम इंजरी की वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट एडहेशन होता है एंडोथेलियम, एक प्लेटलेट जुड़ी एंडोथेलियम के साथ इंजरी होने की वजह से। ठीक है, ये प्लेटलेट रिलीज़ करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर को। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर जो होता है वो दूसरी प्लेटलेट को भी बुलाता है, इसकी वजह से प्लेटलेट पूरा उसका वहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन वहाँ पे पूरा एग्रीगेशन हो जाता है, और फिर वो स्टार्ट करते हैं कैस्केड मैकेनिज़्म ऑफ कोएगुलेशन। ये कैस्केड मैकेनिज़्म की वजह से वहाँ पे फाइब्रिन और थ्रोम्बिन का प्रोडक्शन होता है, और जो कि कोएगुलेटिव फैक्टर है। फाइब्रिन और थ्रोम्बिन क्या है, कोएगुलेटिव फैक्टर है। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होने की वजह से वहाँ पे कोएगुलेटिव फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं और वो थ्रोम्बोसिस करते हैं। ठीक है, और लास्ट फैक्टर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर जो है वो है कोएगुलेटिव फैक्टर। तो वो जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और बोथ पाथवे से, है ना, अलग अलग जो कोएगुलेटिव फैक्टर्स है। अब उसके बाद देखते हैं प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन। थ्रोम्बोसिस कैसे बनता है, उसके अलग अलग स्टेप है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ईजी है। इसमें आपको ROPT याद रखना है, ROPT। सबसे पहले रिजोल्यूशन, मतलब अगर स्टार्टिंग फेज में अगर थ्रोम्बस छोटा सा है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है अपने आप, है ना, विद फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी। फाइब्रिनोलाइसिस की मदद से वो डिज़ोल्व हो जाता है स्टार्टिंग फेज में अगर छोटा सा है तो। लेकिन अगर ये थ्रोम्बोसिस थोड़ा बड़ा है, अगर वो फाइब्रिनोलाइसिस से अगर उसका लाइसिस नहीं हुआ तो फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होने लगता है, डिज़ोल्व नहीं हुआ तो थ्रोम्बस बड़ा होता है और प्लेटलेट और अदर फैक्टर्स की मदद से। उसके बाद आता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब थ्रोम्बस अब बन गया है तो वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वेन और आर्टरी में। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि अब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वेन और आर्टरी में, तो ब्लड फ्लो में हमें क्या होगा, तकलीफ होगी। तो प्रेशर की वजह से, ब्लड के प्रेशर की वजह से ये थ्रोम्बस टूट भी सकता है, और इसका कोई पार्ट या पूरा थ्रोम्बस ये घूमने लगता है ब्लड के साथ पूरी आर्टरी में। तो जब थ्रोम्बस घूमने लगता है तब उसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस यानी कि जब ब्लड क्लॉट कोई एक जगह पे टच रहता है तो उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, लेकिन यही ब्लड क्लॉट या ब्लड क्लॉट का कोई पार्ट घूमने लगता है पूरे ब्लड में, वेन में, आर्टरी में, तो उसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट इज़ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो मैंने आपको अभी समझाया। अब इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर है एज, मैंने बताया था कि ओल्ड एज के साथ जो कोएगुलेशन की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, जितने भी इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है ना, हार्ट डिसीज़ है, ये सभी इन्फ्लामेटरी डिसीज़, यानी कि इसमें इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और वो इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करते हैं। देन जितने भी ऑटो इम्यून डिसीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है तो भी ऐसा हो सकता है। कैंसर, स्मोकिंग क्या करता है, एंडोथेलियम इंजरी करेगा। OCP भी हाइपर कोएगुलेटिव बढ़ाती है ना। फिर पोजिशनल सीटिंग फॉर टू लॉन्ग टाइम, वो हमने जब DVT की पढ़ाई की थी तब हमने देखा था। देन प्रेगनेंसी, प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से। ठीक है, देन अब उसके सिम्टम्स देख लेते हैं थ्रोम्बोसिस के।
तो ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं थ्रोम्बोसिस के, इट इज़ डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ क्लोट, क्लोट कितना बड़ा है, उसके बाद उसका लोकेशन क्या है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करते हैं कि सिम्टम्स कैसे मिलेंगे। जैसे अगर लंग्स में ये हो रहा है तो उसके सिम्टम्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मिलेंगे। लंग्स में कहीं पे ये थ्रोम्बोसिस हो गया तो उसमें शार्प पेन होगा, चेस्ट में, नेक में, शोल्डर में, आर्म में, है ना। फिर पेन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करोगे तब भी पेन होगा। फिर सडन ट्रबल, ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी भी होगी और पेन भी होगा, ठीक है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स मिलेंगे जैसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, पेन ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड शार्प पेन इन चेस्ट, ओके। फिर ब्रेन या नेक में अगर थ्रोम्बोसिस है तो क्या होगा, तो स्ट्रोक के सिम्टम मिलेंगे आपको, जैसे कि वीकनेस और ट्रबल कंट्रोलिंग मसल ऑन वन साइड की मसल जो होती है उसमें वीकनेस आ जाती है ना। स्पीच जो होती है वो स्लर्ड हो जाती है। लेक ऑफ मसल कंट्रोल नहीं रहता है। ड्रूपिंग ऑफ मसल ऑन वन साइड, कन्फ्यूज़न एंड बिहेवियरल चेंजेस। हार्ट में अगर ये थ्रोम्बोसिस होता है तो क्या होता है, तो हार्ट अटैक के सिम्टम मिलेंगे, जैसे चेस्ट पेन है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है ना, डिजीनेस है, ये सभी। एब्डोमेन में अगर ये है थ्रोम्बोसिस तो क्या सिम्टम मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे मिसेंट्रिक इस्चेमिया के सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे सीवियर एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया है। डायरिया में कभी कभी ब्लड भी आ जाएगा, फीवर होगा, है ना। फिर आर्टरी इन आर्म और लेग, अगर आर्टरी में थ्रोम्बोसिस है आर्म और लेग की तो क्या होगा, तो पेल स्किन मिलेगी। अदर एरिया के कंपेयर में जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पे स्किन का कलर पेल हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगा, वहाँ पे वार्मनेस नहीं मिलेगी आपको, वीकनेस मिलेगी और इनएबिलिटी टू मूव, नमनेस, टिंगलिंग, पेन, है ना, नेक्रोसिस मिलेगा, कभी ब्लिस्टर और वुंड्स भी मिल सकते हैं। तो ये आर्टरी में जब होता है तब। और अगर वेन में होगा तो उसके अपोजिट सिम्टम मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे आपको पेलनेस मिलती थी, यहाँ पे डार्कनेस मिलेगी, पेन मिलेगा, स्वेलिंग है और वार्मनेस, वहाँ पे कूलिंग था, यहाँ पे वार्मनेस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है थ्रोम्बोसिस के, तो जैसे लंग में मैंने आपको बताया था पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ब्रेन में स्ट्रोक, हार्ट में हार्ट अटैक, नेक में ट्रांजिएंट इस्चेमिया अटैक और एब्डोमेन में मिसेंट्रिक इस्चेमिया। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, थ्रोम्बोसिस का, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन और उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसको सारे क्वेश्चन पूछ के हम कर सकते हैं। उसको फिज़िकल एग्जामिनेशन जैसे उसका टच में कैसा है, वो अपीयरेंस में वो पार्ट कैसा है ना, उसमें पेन हो रहा है कि नहीं, स्वेलिंग है कि नहीं। फिर अगर हार्ट अटैक से रिलेटेड है तो हम ऑस्कल्टेशन करेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम देखेंगे, है ना। जीआईटी से रिलेटेड है तो वो पूरी सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस में हम सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी से इसको असेस कर सकते हैं। वेनोग्राम इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वेनोग्राम और एंजियोग्राम, ठीक है। ब्लड टेस्ट में अगर देखें तो प्लेटलेट काउंट देखना है इसमें हमें, फिर जो क्लोटिंग फैक्टर ऐसे होता है स्पेशल टेस्ट वो देखना है। फिर कभी कभी अगर हार्ट अटैक वगैरह होता है थ्रोम्बोसिस की वजह से तो उसमें जो हार्ट डैमेज के मार्कर है वो भी आपको मिलेंगे। हार्ट मसल जब भी हार्ट के टिश्यू वहाँ पे डैमेज हो रहे तो ट्रोपोनिन आई वगैरह इंक्रीज़ मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट थ्रोम्बोसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।